नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। चार दीवारी की बैठकों से लेकर मैदानी जमावट तक हर पैंतरा आजमाया जा रहा है। तो वार पलटवार का दौर भी तेज है। कहीं इसके पीछे की वजह 2018 के नतीजे तो नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। लगातार जनता के बीच मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेताओं के भी तीखे वार, मैदानी दौरों से दिग्गी नाथ का पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव को लेकर अब बैठकों के दौर के साथ मैदानी जमावट में भी पार्टियां जुटी हैं। लगातार अलग अलग इलाकों के दौरे, वार पलटवार और दबाव की राजनीति से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लाडली बहना सम्मेलन हो या फिर गौरव दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री भी अपने अपने मोर्चों पर जुटे हैं। इधर शुक्रवार को भी एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे विकास की इबारत दिखाने खुद लोगों को लेकर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। शिवराज सिंह की लोकप्रियता, शिवराज सिंह जी के काम, उन्होंने जो गरीबों के जीवन को बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आज गांव-गांव के अंदर हर गरीब का जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और अथक मेहनत करना, दिन रात देख करके मैदान में जनता के लिए खड़े हैं। विकास मध्य प्रदेश का मॉडल है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत हमारी ताकत है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की भी तैयारी अलग लेवल पर चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ युद्ध नीति तैयार करने के साथ ट्विटर के जरिए सरकार पर हमलावर हैं, तो पूर्व सीएम दिग्विजय और अरुण यादव जैसे महारथी अलग अलग इलाकों में पहुंचकर पार्टी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। हमारे सारे नेता गांव-गांव जा रहे हैं। अरुण यादव जी का दौरा चल रहा है, दिग्विजय सिंह जी का दौरा चल रहा है, राहुल सिंह जी का दौरा चल रहा है, कमलनाथ जी के दौरे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो घबराहट है और जो अंतर संघर्ष और विद्रोह ज्वालामुखी सामने आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को उससे जो नुकसान होने वाला है वो अच्छी तरह उन्हें ज्ञात है। चुनावी मशीन कहे जाने वाली बीजेपी हो या फिर मैदानी जमावट में जुटी कांग्रेस, दोनों के ही सामने हर वर्ग को साधने की चुनौती है, क्योंकि दोनों ही दल नहीं चाहते कि 2018 चुनाव की स्थिति दोबारा बने, जहां जनता ने किसी को भी सत्ता की चाबी नहीं सौंपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव इस बार राममय होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस की रैली में भी बीजेपी की तरह ही जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है। अब ये चुनावी स्टंट है या कांग्रेस की रणनीति, ये रिपोर्ट देखिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारे बीजेपी की रैली में नहीं बल्कि कांग्रेस की रैली में लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये कांग्रेस नेता अरुण यादव की रैली है, जो बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूती देने पहुंचे हैं। यहाँ बात सिर्फ अरुण यादव या कांग्रेस की रैली की नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति की है। कांग्रेस धीरे धीरे अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे से उलट अब सीधे तौर पर खुद को राम भक्त बताने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी, जिन्होंने 106 फीट की मूर्ति हनुमान जी की लगाई है छिंदवाड़ा में, उनके नेतृत्व में जब हनुमान भक्त के नेतृत्व में सरकार बनेगी कांग्रेस की, जो निश्चित है, तो रामराज आएगा मध्य प्रदेश। कांग्रेस की रैली में लगने वाले जय श्री राम के नारों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी की ही पटरी पर अपनी रेल दौड़ा रही है। बीजेपी की हिंदूवादी विचारधारा की काटकर
खुद को हिंदू हितैषी और श्री राम भक्त बताने में जुटी है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को इच्छाधारी हिंदू बता रही है। अब कांग्रेस हमें धर्म और संस्कृति सिखाएगी, यही अपने आप में अचंभे की बात है। तुष्टीकरण के राजनीति वाले बात अगर संस्कृति पे करें तो समझ लो कि चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कई मुद्दे उठेंगे, मुद्दों के साथ बयानों की भी बौछार होगी, लेकिन जब बात राम नाम की आती है सियासी गलियारों में बहस गर्म हो ही जाती है। ऐसे में देखना होगा कि श्री राम नाम के सहारे कांग्रेस सत्ता में आएगी या फिर बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के 5 ऐसे अभेद किले हैं जिन पर फतेह पाने का सपना बीजेपी लंबे समय से देख रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि 2023 चुनाव से पहले अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कौन से है कांग्रेस के ये 5 अभेद किले और कैसे बीजेपी इन्हें भेदेगी, इस रिपोर्ट से देखिए। ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति शुरू से ही जनसंघ, जनता दल और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के 5 ऐसे अभेद किले हैं जहां कांग्रेस अंगद के पैर की तरह अडिग खड़ी है। यहां से बीजेपी का फतेह पाना अब तक नामुमकिन ही माना जाता है, लेकिन अब इन किलों को ढहाने और बीजेपी का विजय ध्वज लहराने की जिम्मेदारी खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाली है। गृह मंत्री अमित शाह कैसे इन किलों पर फतेह पाएंगे उसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के इन 5 अभेद किलों को जान लेते हैं। राघवगढ़ विधानसभा सीट यहां वर्षों से कांग्रेस का ही कब्जा है। 1990 और 1993 में लक्ष्मण सिंह यहां से विधायक बने। 1998 और 2003 में दिग्विजय सिंह ने यहां से जीत हासिल की। 2003 के चुनाव में खुद सीएम शिवराज सिंह को यहां हार देखनी पड़ी थी। लाहार विधानसभा सीट यहां डॉक्टर गोविंद सिंह अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं। पिछले 33 सालों से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। पिछोर विधानसभा सीट यहां केपी सिंह लगातार 30 सालों से जीत दर्ज कर रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती के भाई को भी यहां हार का सामना करना पड़ा था। भितरवार विधानसभा सीट, भितरवार सीट पर पिछले 15 साल से कांग्रेस का कब्जा है। लाखन सिंह यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। डबरा विधानसभा सीट, इस सीट पर 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। इमरती देवी ने यहां से लगातार जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद इमरती देवी को भी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के इन गढ़ों में बीजेपी को हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में 2023 विधानसभा में जीत हासिल करने अब अमित शाह ने इन गढ़ों को भेदने की जिम्मेदारी उठा ली है। अमित शाह खुद इन 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। बीजेपी जहां अपने कामों के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी जनता कांग्रेस पर ही भरोसा जताएगी। हम जन सेवा के लिए सरकार में आते हैं और हम दृढ़ता के साथ ये बात कर रहे हैं, ये 5 साल हमारी रणनीति यही होती है। जो आप 5 सीटों की बात कर रहे हो, उन 5 सीटों के अंदर भी 2023 में हमारी कई योजनाएं हैं, लाडली बहना योजनाएं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के परिणाम आपको 2023 में मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ऐसे जो 4-5 सीटें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये अंगद जैसे पैर हैं और रहेंगे। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने खुद ही इतना विकास किया है कि जनता में वो लोकप्रिय हैं और इनको हटा पाना संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा क्या है कि खोखले वादे, अब जो भाजपा दिखाना चाहती है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, तो विकास किया है तो जो सर्वे आ रहा है, जो संघ सर्वे करा रहा है, वो 60 सीटों पे आ रहा है, तो विकास कहाँ है 20 साल का, मैं जानना चाहता हूँ। पिछले कई दशकों से इन 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। फिर चाहे वो 2003 की उमा लहर हो या पिछले कई विधानसभा चुनाव, हर बार कांग्रेस ने ही अपना परचम लहराया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इन गढ़ों को भेद पाते हैं या एक बार फिर बीजेपी को यहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। उमेश पराशर,
बंसल न्यूज, ग्वालियर। सियासत में यूं तो कई दिलचस्प समीकरण बनते हैं, लेकिन जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट का समीकरण हैरान कर देने वाला है। पार्टी कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जीतेगी वही जिसने नाम में ला अक्षर होगा। तो चलिए बात करेंगे पूर्व विधानसभा सीट के एल फैक्टर की। पूर्व विधानसभा की दिलचस्प रीत, ला अक्षर दिलाता है जीत। जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण अपनी जगह हैं, लेकिन यहां एल फैक्टर काफी चर्चा में है। एल फैक्टर यानी जीतेगा वही जिसके नाम में ला अक्षर होगा। 1977 से अब तक हुआ भी कुछ ऐसा ही है। कैलाश सोनकर, माया देवी सालवार, अच्छेलाल सोनकर, मंगल पराग, अंचल सोनकर, लखन घनघोरिया, ये वो नाम हैं जो इस सीट से जीतकर विधायक बने। पार्टियां अलग रहीं, समीकरण अलग रहे, चेहरे भी अलग रहे, लेकिन एक बात कॉमन है कि इनके नाम में ला अक्षर जरूर आया है और जानकार इसे रोचक मिथक से जोड़कर भी देखते हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र जब से आरक्षित हुआ तब से लगातार ये तारतम्य देखने मिल रहा है कि वहाँ जीतने वाले प्रत्याशी के नाम में ला रहता है। ये एक रोचक विषय है और इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं लखन घनघोरिया और उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार प्रमुख दावेदार सामने आ रहे हैं, उनके नाम में भी ला शब्द आ रहा है। तो ये चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो इस बार भी आने वाला जो चुनाव होगा 2023 में, उसमें भी ला फैक्टर सामने आएगा और ये बहुत ही रोचक विषय है। एल फैक्टर को लेकर जानकारों के अपने तर्क हैं, तो ज्योतिष और अंक शास्त्र के जानकारों का भी अपना मानना है। जानकार इसे शुभ मानते हैं। एल को अगर हम अल्फाबेट से देखें तो एल का जो राशि बनती है वो बनती है लिब्रा। जो भी लिब्रा राशि के लोग होते हैं या एल से रिलेटेड लोग होते हैं, उनका बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है और राजनीति में सबसे ज़्यादा तो बैलेंसिंग पावर ही देखा जाता है। तो उसको हम अल्फ़ाबेटली इस तरह से देख सकते हैं। एंड अगर अंक शास्त्र से देखें तो वो गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों ही तरह से ये बहुत बड़ा है। अतीत में एल फैक्टर चला और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस की ओर से लखन घनघोरिया दावेदार हैं, तो बीजेपी से कैलाश जाटव और सुमित्रा वाल्मीकि के नाम की चर्चा है। 2023 के रण में जो भी प्रत्याशी होगा उसके नाम में ला अक्षर जरूर होगा और यही फैक्टर चुनाव की खूबसूरती और दिलचस्पी को बढ़ाने का काम करेगा। वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी पॉलिटिकल खबरें और फ्लैशबैक में आपकी मुलाकात कराएंगे पूर्व सीएम उमा भारती से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के साल 2018 का चुनाव परिणाम याद कीजिए। जेसीसीजे और बीएसपी ने एक साथ चुनाव लड़ा और 7 सीटें भी जीती। छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे के रूप में जेसीसीजे सामने आया, लेकिन अब ये तीसरा मोर्चा अपना अस्तित्व खो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी की पार्टी जेसीसीजे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2018 में जेसीसीजे और बीएसपी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। 90 में से 7 सीटों के साथ विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका था जब किसी तीसरे मोर्चे ने दमखम दिखाया, मगर जेसीसीजे महज 5 सालों में राजनीतिक अस्तित्व खोती दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कार्यकर्ताओं के नाम एक भावुक पत्र लिखा है और पार्टी के फैसलों में साथ देने की अपील की है। और छत्तीसगढ़ में हमारी जो पार्टी है तीसरी शक्ति के रूप में जानी जाती है। इस चुनाव में हम उसको पहली शक्ति कैसे बनाएं, इस दिशा में हमारे नेता माननीय अमित जोगी जी काम कर रहे हैं और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाना चाहिए। चुनाव के लिए संसाधन, सामर्थ्य, चेहरा, रोल मॉडल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इस हफ्ते में एक बड़ा निर्णय हमारी पार्टी लेगी, माननीय अमित जोगी जी लेंगे, जिसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। इस लेटर के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार जेसीसीजे किसकी होगी। इधर जेसीसीजे के सामने कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प खुला है।
हालांकि दोनों ही पार्टियां सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रही है। मुझे लगता है कि इसका जवाब अमित जोगी देंगे। अमित जोगी मूलतः वैसे कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और अब उनका क्या आगे का लक्ष्य है वो तो वही बता पाएंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, जब तक श्री अजीत जोगी थे तब तक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस एक राजनीतिक दल था। श्री अजीत जोगी जी के दिवंगत होने के बाद और अनेक नेताओं के छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छोड़ने के बाद वो कुछ लोगों का गिरोह बन गया है। अब गिरोह क्या करता है इसके बारे में कोई भी टिप्पणी किया जाना विशेष तौर पे कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, ताराचंद साहू जैसे दिग्गजों के नाम शामिल है, जिनकी पार्टी जोगी कांग्रेस जैसा असर नहीं दिखा सकी, मगर पार्टी लंबे समय तक चली। इधर जोगी कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब देखना होगा कि जेसीसीजे का विलय या गठबंधन किस पार्टी से होता है और चुनावी परिणाम क्या होगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब हिसाब मांगा जा रहा है। विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाह रही है, तो कांग्रेस भी 15 साल की बीजेपी सरकार पर सवाल पूछ रही है। क्या है भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति और इस सियासत के मायने क्या हैं? ये रिपोर्ट देखिए। सरकार 1 रुपए भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये भाषण एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में गूंज रहा है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी कहती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में केंद्र सरकार के खजाने को छत्तीसगढ़ सरकार नुकसान पहुंचा रही है। पहले 1 रुपया आता था तो 1 ही रुपया खर्च होता था, लेकिन अब सरकार में पारदर्शिता नहीं बची है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का हमेशा रोना गाना, हमेशा हर चीज के ऊपर में आपत्ति करना, केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, इतने पैसे मिलने के बाद भी राज्य में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मनमोहन सरकार के जमाने में से 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना तक पैसा मिल रहा है। तो भूपेश बघेल की सरकार का एकमात्र उद्देश्य, ये पहली सरकार होगी जो सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाकर और अपने स्वयं के खजाने को, कांग्रेस पार्टी के खजाने को भरने का काम कर रही है। बीजेपी इस तरह के बयान से सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बयान को आड़े हाथों लिया और पलटवार करते हुए 15 साल का कार्यकाल याद दिलाया, तो वहीं चुनाव को लेकर तंज कस दिया। भारतीय जनता पार्टी के अपने 15 साल के कार्यकाल की बात आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा 15 साल में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बना के रख दी है, और इसका निर्णय तो जनता करती है। कौन कैसा काम कर रहा है वो निर्णय करने का काम बृजमोहन अग्रवाल का नहीं है, वो काम हमारी छत्तीसगढ़ की जनता का है। और उन्होंने 2018 के चुनाव में उनको बताया है, और 2023 और 2024 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बताएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर चढ़कर बोलने लगा है। विपक्ष जहां पाई पाई का हिसाब पूछ रहा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी शासन की पुरानी फाइलें खंगाल रही है। जाहिर है कि साल चुनावी है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होने लगी है, लेकिन इस पाई पाई की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब जाते जाते बात अतीत के पन्नों की। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम नो पॉलिटिक्स प्लीज में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए थे। इस दौरान कुछ ऐसे किस्से भी सामने आए जिनसे लोग ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। तो चलिए सुनते हैं बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बीच हुई बातचीत के कुछ दिलचस्प हिस्से। राजनीतिक क्षेत्र में मेरे को जो समझने वाले लोग थे वो अब हैं नहीं, क्योंकि अटल जी मुझे 8 साल की उम्र से देख रहे थे जी। राजमाता विजया राजे सिंधिया समझती थी ठीक से कि जैसी है ना ये ऐसी ही है बेचारी, इसको कुछ पता नहीं है, ये क्योंकि ये प्लान नहीं कर रही, इसके साथ हो रहा है, ये कर नहीं रही है, इसके साथ घट रहा है। अटल जी, अडवाणी जी, अशोक सिंघल जी, हाँ, और एक हमारे सरसंघचालक थे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, और एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे, हाँ, बस ये लोग थे जो मुझे वैसे ही समझते थे जैसी कि मैं हूँ। और अभी
कुछ लोग हैं लेकिन वो राजनीति में नहीं, जैसे मेरा भतीजा सिद्धार्थ जो भारत में रहता ही नहीं है, मेरे एक भाई की बेटी संयोग से वो भी विदेश में पढ़ने के लिए चली गई है, नित्या, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनका फिर राजनीति से सरोकार नहीं है बिल्कुल, बल्कि वो मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं थोड़े दिनों में वैसा जीवन जी लूं जैसी कि मैं हूँ। जो मैंने आपको कहा ना, नदी, जंगल, घोड़े, गायें, कुत्ते। लेकिन पीछे जब लौटती हैं तो अपने जीवन को कैसे देखती है? मैं जब पैदा हुई गांव में, तो गांव में शांति बहुत थी लेकिन गरीबी थी जी। गांव में तनाव नहीं था और लोग बहुत सीधे होते थे आमतौर पे। हमारा खुद का जो परिवार है वो तो संपन्न था आर्थिक दृष्टि से, मतलब संपन्न यानी खेती अच्छी। संपन्नता का मतलब होता है धान है, पिसी गेहूं हो रहा है और बहुत दूध हो रहा है घर में, ऐसा था। गन्ना बहुत होता था, लेकिन गांव में उत्पीड़न बहुत था, शोषण बहुत ज्यादा था। और वो मैं देखती थी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग, इतनी डिस्पैरिटी है। अच्छा, मुझे ये लगा पूरी दुनिया ऐसी ही होती है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अफ्रीका, मेरा प्रवचन शुरू हुआ, मैं इंग्लैंड गई 77 में। इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जो अफ्रीकी नस्ल के लोग थे उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। संयोग से मैं अफ्रीका में तब गई हूँ जब अफ्रीकी देशों में आज़ादी का संघर्ष था और गोरे वहाँ अलग अलग, गोरे कहीं फ्रांस के तो कहीं इंग्लैंड के राज्य कर रहे थे, वहाँ पर भी मैंने, कहीं डच लोग राज्य कर रहे थे। उनको देख करके मुझे लगा कि अरे जो गांव में था वो यहाँ भी है। फिर मैं अमेरिका गई तो मैंने वहाँ भी देखा, मैं आपको बताऊँ तो मैं मूलतः कैपिटलिज्म के खिलाफ हो गई, पूंजीवाद के, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषक होती है। हाँ, वही मेरे दिमाग के अंदर बैठने लगा। फिर मैंने 2 किताबें पढ़ी जिनने, मैंने तो बहुत पढ़ा है, स्कूल में नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे नई किताब की गंध बहुत अच्छी लगती है। उत्तराखंड में लोहारों की एक बस्ती है और कैसे वो शोषण के शिकार होते, और मुझे वो दोनों एक जैसी लगी और वो दोनों मुझे लगा जैसे मेरे गाँव में रहते हूँ। एलेक्स हेली का जो कैरेक्टर था कुंता किंते, और कगार की याद की जो कैरेक्टर थी गोमती गोमू, वो मुझे लगा मेरे ही गांव में है वो दोनों। और संयोग से मैं उस समय गांव में थी जब मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुकी थी, सुख सुविधाओं वैभव से बिल्कुल लबालब थी, कोई कमी नहीं। तो 20 साल की उम्र थी मेरी, 20 साल। मतलब अपनी गाड़ी खुद चलाती थी, ड्राइवर था लेकिन मुझे खुद ही गाड़ी चलाने का शौक था। उस समय की इंडियन मार्केट में जो लेटेस्ट गाड़ियाँ थी, पद्मिनी, प्रीमियर, फिएट और एम्बेसडर, वो सारी गाड़ियाँ हमारे पास में थी, मेरे पास में थी। और बहुत अच्छा घर था सिविल लाइन में, टीकमगढ़ में। उस समय वो हुआ है जब मैं अन्याय और शोषण के खिलाफ एकदम खड़ी हो गई। मतलब निजी जीवन में बहुत एक खुश मिजाज इंसान सामने वाले की पीड़ा को नहीं देख सका और एकदम से मैं खड़ी हो गई। वो मुझे आज भी मुझे फर्क दिखाई देता है, वो डिस्पैरिटी आज भी दिखाई देती है। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। आगे देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।